नमस्कार मित्रों, हम अष्टांग हृदय संहिता सूत्र स्थान का छठा अध्याय अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय की चर्चा आज करने वाले हैं। इसके पहले हमने द्रव द्रव्य विज्ञानी अध्याय पांचवा अध्याय देखा, जिसमें तोय वर्ग, क्षीर वर्ग, इक्षु वर्ग, मधु वर्ग, तैल वर्ग, मध्य वर्ग और मूत्र वर्ग, इनकी विस्तार से हमने चर्चा की। अभी इस अध्याय में विशेषतः अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय में हम चर्चा करने वाले हैं शुक धान्य वर्ग, शिंबी धान्य वर्ग, कृतान्न वर्ग, मांस वर्ग, शाक वर्ग, फल वर्ग और औषध वर्ग। तो इन वर्ग या जिसे हम गण या ग्रुप कह सकते हैं, इनमें विभिन्न आहारीय द्रव्यों की या पदार्थों की हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो इसको भी हमने अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय, इस नाम से ही हमें पता चलता है कि विभिन्न जो अन्न द्रव्य है उनका स्वरूप, यानी उस विशिष्ट आहारीय द्रव्य के उपयोग और उनका स्वरूप, यानी उनके नाम, उनका गुणधर्म कैसे रहेंगे, उनका वीर्य विपाक कैसे रहेगा, उनके उपयोग या शरीर के ऊपर, उनका शरीर के साथ संबंध आने पर दोष धातु मल पे उनका क्या परिणाम होगा, इस प्रकार से इस अध्याय में विस्तार से उसकी चर्चा आई है। तो अन्न स्वरूप विज्ञानीय अध्याय जो है, इसमें दो शब्द आते हैं, अन्न और स्वरूप। सो अन्न यानी अन्नम भक्ते च भुक्ते स्यात्। सो खाया हुआ पदार्थ, या जिसे हम राइस या भात, चावल पकाया हुआ कहते हैं, उसको अन्न शब्द का प्रयोग संस्कृत भाषा में उसका अर्थ होता है। और यहाँ पे जो कुछ भी खाया हुआ पदार्थ है उसके अर्थ में हमने यहाँ पे अन्न इस शब्द का अर्थ जानना चाहिए। अब आगे आता है स्वरूप। तो स्वरूप यानी उस आहारीय या अन्न पदार्थ के विभिन्न नाम, उसके रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव लक्षण, उनका उपयोग शरीर के ऊपर परिणाम, इसको स्वरूप कहा जाए। तो इस पदार्थ, इन सभी पदार्थों को हम इसमें देखने वाले हैं। और विशेषतः खाए जाने वाला पदार्थ जो है वह मुख्यतः वो दो भागों में विभक्त होता है, दो प्रकार से उसका कैटेगराइजेशन होता है। वह है स्थावर और जांगम। स्थावर यानी जिसे हम शाकाहारी पदार्थ कहते हैं, गेहूं, चावल, कडधान्य, शिंबी धान्य इत्यादि। और जांगम यानी मांस आहार या नॉन वेजिटेरियन पदार्थ जो रहेंगे वो सभी इसमें आ जाते हैं। तो केवल और केवल आहार का वर्णन नहीं है, अंत में एक औषध वर्ग भी आया है, और उसमें विशेषतः ऐसे आहारीय पदार्थ जिनका औषध स्वरूप में उपयोग होता है, उन वर्गों की या उस वर्ग की भी विस्तार से चर्चा वहां पे आई है। और विशेषतः औषध वर्ग की जब बात आती है तो औषध वर्ग में विशेषतः जो पदार्थ रहेंगे उसमें जो खाने में भी है और जिसके औषध रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ऐसे पदार्थ जैसे लवण है, सेंधा नमक है, हिरडा या हरितकी, आमलकी, विभितक है, फिर त्रिफला, इस प्रकार के जो आर्द्रक, त्रिकटु, चित्रक, बृहत पंचमूल या अन्य पंचमूल भी वर्णन किए हैं, तृण पंचमूल इत्यादि। तो इनकी एक, हम कहेंगे, तालिका स्वरूप हमें वहां पे मिलती है, ग्रुप्स विभिन्न जो है वो। तो उसका उपयोग या द्रव्यगुण विज्ञान विषय में उसको मिश्रक गण भी कहते हैं, तो उसको वहां पे औषध वर्ग में समाविष्ट किया है। तो मुख्यतः अन्न के या आहारीय पदार्थों के दो गट या दो पार्ट हम कर सकते हैं, एक है स्थावर और दूसरा जांगम। इन दोनों की ही चर्चा इसमें आई है। स्थावर में भी फिर अगर हम यानी आहारीय पदार्थ जो है वेजिटेरियन, उसके अगर हम दो उस कैटेगरी के स्थावर के भी दो उप प्रकार हो सकते हैं, जैसे रब्बी और खरीफ, इस पद्धति से
लेकिन आयुर्वेद के दृष्टिकोण से वर्गीकरण करें तो उनका भी फिर शुक धान्य और शिंबी धान्य, शुक धान्य यानी एक दल धान्य वर्ग जो है, जैसे गेहूं, बाजरा, ज्वार, बार्ली इत्यादि, उसमें यव इत्यादि आ जाएंगे। और शिंबी धान्य यानी द्विदल धान्य, जिसे हम पल्सेस कहते हैं, ऐसे जो भी बीन्स रहेंगे, जो यानी चना, उसके बाद में उड़द, कुल्थी, मूंग, ये सभी पदार्थ उसमें आ जाएंगे। तो इसको एक आपके सामने रखने का ये प्रयास था कि किस दृष्टि से अन्न स्वरूप विज्ञानीय अध्याय वर्णन किया है, एक आपको एट ए ग्लांस उसको समझ में आए। इसके चरक संहिता में भी और सुश्रुत संहिता तथा अष्टांग संग्रह संहिता में भी हमें भिन्न भिन्न इसके रेफरेंस और डिटेल्स मिलते हैं। उसको भी एक आयुर्वेद स्नातक या अभ्यासक के तौर पे हमने उसका पढ़ाई या उसका आलोचन वहां पे करना चाहिए। उसको आप जरूर वहां पे देखें। तो सबसे पहले शुक धान्य वर्ग यानी द ग्रुप ऑफ कॉर्न्स विथ स्पाइक्स। तो यहाँ पे शुक धान्य जो है उसको हम समझेंगे। रक्तो महान सकलम तूर्णकाः शकुनार्ताः सारामुखो दीर्घशुको रौद्रशुकाः सुगंधिकाः इत्यादि। तो शुक धान्य में जो जो भी धान्य आते हैं, उन आहारीय धान्यों का वर्णन वहां पे पहले तालिका दी है, वो मैं आपको बताता हूँ। रक्तशाली, महाशाली, कमलशाली, तूर्णकशाली, शकुनार्थशाली, सारामुख, दीर्घशुक, रौद्रशुक, सुगंधक यानी जिसे हम बासमती चावल कहते हैं, पुंड्रशाली, पांडुशाली, पुंडरीकशाली, प्रमोद, गौर, शारीव, कांचन, महिष, शुकशाली, दूषकशाली, कुसुमांडकशाली, लांगलशाली, लोहबाल नामकशाली, कर्दमशाली, शीतभीरुकशाली, पतंग तथा तपनीयशाली। इनके सिवा और भी जो अनेक शालियां की जातियां हैं, वो सभी शुक धान्य में हम समाविष्ट कर सकते हैं। और ये जो यहाँ पे उल्लेख जिनका किया है, वह सब शाली उत्तम कोटि की कही है। वे सभी उनके गुणधर्म इकट्ठा बताए हैं। वह विपाक में मधुर होती है, रस में मधुर होती है, स्निग्ध गुणधर्म की है, और गुणधर्म में वीर्यवर्धक वो है। अगर इसे इनको खाने से बंधा हुआ थोड़ा सा भी अगर इनको आप खाए तो जो पोषक तत्व इसमें ज्यादा होने की वजह से जो मल है वो बहुत ही कम इससे बनता है। ये सब जो है वो थोड़ा सा रसात्मक दृष्टि से देखें तो कषाय रस भी उनमें होता है, और ये सभी पथ्यकर है। पथ्यकर यानी स्वास्थ्य वर्धक है, इसीलिए इसको हम रोजाना इसका इस्तेमाल हम खाने में कर सकते हैं। पचने में लघु यानी हल्के होते हैं, मूत्र कारक यानी उसमें मूत्र की निर्मिति ज्यादा होती है इसके सेवन से, और शीतवीर्य वाले यानी कूल पोटेंसी वाले ये सभी द्रव्य है। और इसीलिए शालयाः शुभाः, इन सभी शालियों को जो है वो हितकर बताया है। और स्वादुपाक रसा स्निग्धा वृषा बल बद्धाल्प वर्चसाः कषायानुरसा पथ्या लघो मूत्र लाहिमाः। इसको हमने अभी इसको जाना है। भी ये जो सभी आज भी हम चावल के अगर महाराष्ट्र की बात करूं तो भिन्न भिन्न हमें यहाँ पे प्रकार मिलते हैं, जैसे अम्बे मोहर है, बासमती है, इंद्रायणी है। तो ये सभी यहाँ की वैरायटियां हैं। तो ये अष्टांग हृदय का जो काल है वो ईस्वी सन 6ठी शताब्दी का है। और उस वक्त जो भी न्यूट्रिशियस राइस की वैरायटीज थी, जैसे अभी रक्तशाली, महाशाली, कलमशाली, तुर्नकशाली इत्यादि, तो इनका वर्णन वहां पे तालिका इस दृष्टि से दी है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो धान्य हैं शुक धान्य वर्ग के, उनके गुणधर्म एक एक चाह यहाँ पे कथन किए गए हैं। ठीक है। तो शुकजेषु वराह तत्र रक्तस्तृष्णा त्रिदोषः महास्तम अणु कलमस्तम चापि अनु ततः परे। तो यहाँ पे रक्तशाली का जो वर्णन है, तो सबसे पहले रक्तशाली यह तालिका में आई है। तो वह सब शुक धान्य जो है उसमें रक्तशाली उत्तम है।
और वह उसके गुणधर्म बताए हैं, वह वराह यानी श्रेष्ठ है। और वह कैसे है? तृष्णा त्रिदोषपहा, यानी तृष्णा यानी प्यास को, थर्स्टीनेस को कम करती है। और त्रिदोष नाशक यानी वात पित्त और कफ, इन तीनों ही दोषों का वह शमन करने वाली ऐसे उसके गुणधर्म है। आगे दूसरे लाइन में 5वें श्लोक के वो जो बताते हैं, महास्तम अनु कलमस्तम चापी अनु ततः परे, इसका अर्थ हमने लेना चाहिए कि आगे जो महाशाली कलमशाली, ये आगे जो वैरायटीज उसकी तालिका दी है, तो रक्तशाली की तुलना में महाशाली, और उससे भी कमलशाली, और उससे भी तूर्णकशाली, ये क्रमशः हीन गुण वाले हो जाते हैं। अभी इसके ऊपर वाग्भट टीकाकार जो अरुंदत्त है, वो बताते हैं रक्तशाले है पश्चात महानशाली ही वराहा, और हेमाद्री कहते हैं तम अनुरक्तशाले है हीनो महान। यानी इन दोनों ही टीकाकारों ने बिल्कुल अपोजिट मीनिंग इसका दिया है। तो अगर हम इसको जाने कि भाई अरुंदत्त को हम फॉलो करें या फिर हिमाद्री को, बिल्कुल विपरीत अर्थ होने की वजह से यहाँ पे हमें सुश्रुताचार्य जी का सूत्र स्थान 46वां अध्याय जो है, उसमें एक सूत्र आता है, तेषाम लोहित का श्रेष्ठा। तो लोहितक शाली यानी रक्तशाली वो जो है वो श्रेष्ठ है, और क्रमशः शालयो अवराह, तो जो इनका मत जो दिया है हेमाद्री जी का, तम अनु रक्तशाले है हीनो महान, यहाँ पे जो क्रमशः गुणहीनता का जो हमने अर्थ देखा वही ठीक है। तो ये यहाँ पे स्पष्ट होता है। आगे जो है वह यवक हायनाहा पांसु, इनका वर्णन यहाँ पे आता है। तो यवक आदि जो शाली धान्य है, यवक यानी जई हिंदी में कहते हैं, हायनक, पांसु, बाष्प, नैषधक आदि जो अन्य शाली धान्य के प्रकार है, उनके गुण के बारे में कहा है। वह स्वाद में मधुर, उष्ण गुण के, गुरु यानी पचने में जड़ या हेवी, स्निग्ध, पाक में अम्ल, कफ और पित्तवर्धक है, और विशेषतः इनके सेवन से मलमूत्र की प्रवृत्ति जो है बिल्कुल सरलता से होती है, और क्रमशः ये अपने पूर्व से निंदित होते हैं। यानी सबसे निंदित यवक है, और वह जो है आगे उससे हायन उससे कम निंदित है, पांसु उससे कम निंदित है, और नैषधक ये जो है वो सबसे कम निंदित है। यानी नैषधक जो है वो गुण वाला है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है। तो आगे इसके बाद में व्रीहि धान्य का वर्णन आता है। अब उसको देखेंगे। इसको षष्ठी शालिक भी कहते हैं, व्रीहि को, व्रीहि धान्य को। स्निग्धो ग्राही लघु स्वादी त्रिदोषग्नाः स्थिरो हिमाः षष्टिको व्रीहिषु श्रेष्ठो गौराः च असित गौरता। तो व्रीहि धान्यों में सबसे श्रेष्ठ बताई है षष्टिक, यानी जिसे मराठी में साठे साड़ कहते हैं, या साठी धान्य हिंदी में कहते हैं। यानी 60 डेज में ये चावल जो है वो पूरी तरह हार्वेस्ट होके पक जाता है, उसमें पूर्णता आ जाती है गुण के दृष्टि से, इसलिए उसको 60 डेज में आने वाला क्रॉप, या फिर 60 दिन में पकने वाला चावल, इसलिए उसको षष्टिशालिक कहा जाता है। वह स्निग्ध है, ग्राही यानी मल को बांधने वाला, लघु यानी शीघ्र ही जिसका पचन होता है ऐसे, और फिर मधुर रस वाला, वात इत्यादि तीनों दोषों को शामक, शरीर को स्थिर रखने वाला, शीतल गुण वाला, ऐसे है। और ये अन्य भी व्रीहि धान्य होते हैं, और उसमें सबसे श्रेष्ठ जो है वह यह षष्टिक व्रीहि धान्य है। षष्टिक व्रीहि धान्य भी जो है वो दो प्रकार का होता है, गौर और असीत। गौर यानी सफेद रंग वाला, और असीत यानी जो शीत यानी सफेद नहीं है, यानी जिसको थोड़ा सा हल्का या ऐश कलर हम कहते हैं, उस प्रकार का उसका कलर रहेगा। और ये दोनों ही जो प्रकार है उनके गुणधर्म जो है वो इकट्ठा बताए हैं, और इसी प्रकार से ये दोनों भेद की दृष्टि से यहाँ पे प्रकार वर्णन किया है। तो आगे जो वर्णन आया है, तताह क्रमान महाव्रीहि कृष्ण व्रीहि जतुमुखा, ये
सामान्य गुण वाले षष्टिक के बारे में वर्णन करते हैं। उक्त षष्टिक धान्यों से ये जो षष्टि धान्य है अन्य, जैसे जहाँ पे महाव्रीहि, कृष्णव्रीहि, जतुमुखव्रीहि, ये जो प्रकार बताए हैं अन्य, जिसे कुकुटांड, कपाल, पारावतक, शुकर, वरक, उद्दालक, उज्ज्वाल, यानी जिसे हम ज्वार, मक्का या जुनरी भी कहते हैं, तो शारद, दुर्धर, गंधम तथा कुर्वित, ये जो अन्य षष्टिशाली से अन्य जो शाली व्रीहि धान्य बताए हैं वो थोड़े कम गुण वाले होते हैं और उनके गुणधर्मों में विशेषता है स्वादु अम्ल विपाको अन्यो व्रीहि पित्त करो गुरु बहुमूत्र पुरुषोष्मा त्रिदोषाः तु एव पाटलाः। तो इस पद्धति से रस में मधुर, विपाक में अम्ल, पित्त वर्धक थोड़े से, पचन में थोड़े गुरु, यानी पचने में उसको टाइम लगता है, उष्ण होते हैं, इनका अधिक भाग जो है वो मलमूत्र में परिणत हो जाता है, इनमें पोषक अंश कम होते हैं, इसलिए तो इसको हम समझ सकते हैं, इसलिए उसको कनिष्ठ भी कहा है इस अन्य व्रीहि धान्यों को। और उसमें षष्टि शाली जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, उसमें न्यूट्रिशियस प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। और इसमें विशेषता है जो पाटल नामक व्रीहि धान्य है वो त्रिदोष कारक है, यानी वो बिल्कुल ही निषिद्ध है खाने के लिए। ठीक है, तो आगे वर्ग आता है शुकधान्य वर्गों में तृणधान्य प्रकार। तो तृणधान्य जो है वो बिल्कुल ही उसमें पौष्टिक तत्व कम मात्रा में होते हैं। तो कंगु यानी कंगुक, कोद्रव, ठीक है, निवार, इस पद्धति से कंगु यानी कंगुनी भी उसको कहते हैं, कोद्रव यानी कोदो, निवार यानी जिसे मुनि धान्य भी कहते हैं, शामाक इत्यादि जो तृण धान्य है। तृण इस शब्द का अर्थ लेना चाहिए कि इसमें बिल्कुल ही सत्व या पौष्टिक अंश, पोषण इससे नहीं होता है, इसलिए इसको निस्सार या तृण धान्य कहते हैं। और विशेषतः ये जो है सभी इनके गुणधर्म बताते हैं। हिम यानी शीत गुणधर्म वाला है, लघु यानी पचने में हल्के हैं, और वात वर्धक है, लेखन करने वाले हैं यानी वजन घटाने वाले हैं, कफ और पित्त का वह नाश करने वाले हैं। और इसीलिए तृणधान्यों का जो है, जिसे शीरी धान्य भी आज की भाषा में कहा जाता है या फिर श्री धान्य भी उसको कहते हैं, और इनका उपयोग विशेषतः वजन घटाने के लिए इसको रेकमेंड किया जाता है। ठीक है, आगे जाते हैं। तो भग्न संधान कृच्च प्रियंगु गृहिणी गुरु, तो प्रियंगु नामक जो धान्य है उसके गुणधर्म बताते हैं आगे ग्रंथकार। तो वह तृणधान्य में विशेषतः ये प्रियंगु आता है, लेकिन वह भग्न यानी जो फ्रैक्चर्स है बोन्स के, उसको जोड़ने वाली उसकी प्रॉपर्टी बताई है, और शरीर का वह ब्रहन करता है यानी स्थूल शरीर को बनाता है, वह पचन के लिए गुरु अर्थात देरी से पचता है, ये प्रियंगु धान्य के गुणधर्म बताए। अब वाग्भट जी जो इन धान्यों का वर्णन करते हैं, तो उन्हीं धान्यों को थोड़े दूसरे परिप्रेक्ष्य में अगर डिटेल्स में देखना है तो सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान का 46वां अध्याय आप जरूर पढ़िए, कुछ मत भिन्नता वहां पे दिखाई देती है। समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए हम इसको यहाँ पे छोड़ के आगे चलते हैं। तो आगे है कोदो धान्य। तो कोर दुषाः परम ग्राही स्पर्शे शीतो विशापः। कोदो धान्य जो है वह अत्यंत ग्राही यानी मल को बांधने वाला होता है, स्पर्श में शीत होता है, और विशेषतः विशापः यानी विष विकार जो है उनको वह नष्ट करता है। तो इसकी प्रॉपर्टी जो है वह कोरदूष की एंटी पॉइजनस ऐसी प्रॉपर्टी कोदो धान्य की बताई। अभी कोदो धान्य के बारे में अरुण दत्त जी का कथन है कि वह शामकादि में प्रयुक्त आदि जो शब्द है, तोय शामक, हस्ति शामक, शिविर, प्रशांतिका, इनका ग्रहण वहां पे करना चाहिए। और विशेषतः अष्टांग संग्रह में कोरदूष इस शब्द का अर्थ जो बताता है वह है तृण धान्य में जो उद्दालक और मधुलिका है, ये धान्य का प्रकार जो है वो कोरदूष में लेना चाहिए। ठीक है,
तो यव के बारे में आगे प्रॉपर्टी बताइए जिसे हम जव कहते हैं। और बहुत जगह पे संतर्पण जन्य विकारों की चिकित्सा में आहारीय औषध के तौर पे यव इस धान्य का उल्लेख हमें मिलता है। उससे बने हुए पदार्थों का ग्रहण करने के लिए हमारे आचार्य वहां पे रिकमेंड करते हैं। तो उसको देखेंगे। वृक्षाः शीतो गुरुस्वादु सरो विड्वात कृद्यवाहा इत्यादि। तो ये जो जव, या मराठी में हम उसको जव कहते हैं, हिंदी में जौ, और संस्कृत में या आयुर्वेद की भाषा में उसको यव कहते हैं। तो ये रूक्ष, शीतल, पचने में काफी भारी, स्वाद में मधुर, और विशेषतः सरगुणात्मक यानी मल को वह मूवमेंट जो है, बावेल मूवमेंट्स, वो अच्छी तरीके से करने वाला है। और विशेषतः पुरुष यानी फीकल मटेरियल जो है इसको बढ़ाने वाला है, वात दोष को बढ़ाने वाला है, वीर्यवर्धक है, शरीर में स्थिरता लाने वाला है। और विकारों के अगर हम देखें तो मूत्र दोष, मेदो दोष, पित्त विकार, कफ रोग, इनमें विशेषतः यव का वर्णन या यव का ग्रहण रेकमेंड किया है हमारे आचार्यों ने। व्याधियों की अगर बात करें तो विशेषतः पीनस यानी साइनसाइटिस, श्वास, कास, उरुस्तंभ, गले के विभिन्न विकार, त्वचा के विकार, इनमें इनका प्रयोग अवश्य करना चाहिए, ऐसे हमें वाग्भटाचार्य बताते हैं। आगे 15वें श्लोक में न्यूनो यवाद अनुयवाहा, तो अनुयव यानी यव से जो छोटा होता है, छोटा जव जिसे कहते हैं, उसको वहां पे बताया है कि जो ऊपर जो गुणधर्म है उनके गुणधर्मों से थोड़ा कम गुण वाला ऐसा अनुयव होता है। आगे है रुक्षोष्णो वंशजो यवाहा, तो वंशज नामक यव के गुणधर्म भी वहां पे वो बताते हैं, जिसे वेणु यव कहते हैं, या इसको हम समझे बांबू सीड्स के तौर पे। और विशेषतः बांस से उत्पन्न जो जव की ही आकृति वाले वो होने की वजह से उसको वंशज यव या वंशज जव कहा जाता है। और वह खाने में रुक्ष तथा उष्ण वीर्य वाले होते हैं। अष्टांग संग्रह में वेणु यव नाम से स्वतंत्र इसका वर्णन मिलता है, अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 7वां अध्याय में। तो वहां पे गुणधर्म बताते हैं, वो उष्ण गुणधर्म वाला, सर गुणधर्म वाला, कषाय रस प्रधान और वात कारक एवं पित्त कारक उसके वहां पे गुणधर्म बताए हैं। आगे जाते हैं, जो आज भी हम जिसका ग्रहण ज्यादा प्रमाण में डेली तौर पे किया जाता है संपूर्ण भारतवर्ष में मुख्यतः, वह है गोधूम यानी व्हीट। तो उसकी प्रॉपर्टीज या गुणधर्म हम देखेंगे। वृष्याः शीतो गुरु स्निग्धो जीवनो वात पित्तः संधानकारी मधुरो गोधूमाः स्थैर्यकृत सराः। तो गोधूम जो है वह विशेषतः वृष यानी वीर्य को बढ़ाने वाला, शीत वीर्य वाला, हाँ यानी कूल पोटेंसी वाला है वो, पचन के लिए थोड़ा सा भारी है, स्निग्ध गुणधर्म वाला, जीवनीय यानी पोषण अच्छा करने की वजह से वो जीवन शक्ति प्रदान करने वाला है, वातनाशक है, पित्तनाशक है। वहां पे संधानकारी यानी टूटी हुई जो हड्डियां है या अस्थियां है, फ्रैक्चर्स, उनको हील करने वाला या जोड़ने वाला, ऐसे गोधूम की प्रॉपर्टी बताई है। और इसीलिए फ्रैक्चर्स के जो रुग्ण आते हैं उनमें स्पेशली क्या आहार ग्रहण करना चाहिए, तो बहुत सारे वैद्य जो है वो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन डाइट रेकमेंड करते हैं, जैसे किसी विशेषता गोट का हड्डियां जो होती है उसका सूप पीने के लिए वगैरह रेकमेंड करते हैं। लेकिन गेहूं की खीर जो है वो इसमें बहुत अच्छी काम करती है। तो ये अक्सर हम भूल जाते हैं कि ये बहुत आसानी से बनाने वाला पदार्थ है जो हर घर में मौजूद है, तो उसको जरूर रिकमेंड करना चाहिए आप आयुर्वेद चिकित्सा में। स्वाद में मधुर, स्थिरता को देने वाला तथा सरगुण वाला होता है। तो ये गोधूम या जिसे हम गेहूं कहते हैं उसके गुणधर्म यहाँ पे बताए। आगे नंदीमुखी जो है उसका वर्णन आता है, पथ्या नंदीमुखी शीता कषाय मधुरा लघु। तो नंदीमुखी नामक जो गेहूं है उसके लिए वह
प्रॉपर्टी बताते हैं, ये विशेषतः पथ्यकर है, यानी सबसे अच्छा, गेहूं से भी अच्छा हितकर है ये। और शीत वीर्य वाला, कषाय रसात्मक, मधुर रसात्मक, पचने के लिए बहुत ही हल्का, ऐसे उसके गुण धर्म है। अर्थात इसके भिन्न भिन्न व्याकरण दृष्टि से इसके अन्य अर्थ निकलते हैं नंदीमुखी से। तो नंदीमुखी से अर्थ ले कि छोटे शुक वाले मुंडा गेहूं, जिसे हिंदी में मुंडा गेहूं भी कहा जाता है, उसको नंदीमुखा या नंदीमुखी शब्द से लेना चाहिए। तो यहाँ तक जो है वो शुक धान्य का वर्णन वाग्भटाचार्य जी करते हैं। इसके आगे जो है वो शिंबी धान्य आता है, और शिंबी धान्य के बारे में विस्तार से उसी पद्धति से वर्णन करते हुए हमें वाग्भटाचार्य दिखते हैं। हमने शिंबी धान्य के बारे में बिल्कुल बच्चों को, स्नातकों को अगर टेबल वाइवा में पूछा जाए तो वो आज भी शुक धान्य और शिंबी धान्य का अर्थ नहीं समझा पाते एग्जामिनर को। तो ये बहुत ही दुर्दैवी बात है। तो आप कम से कम वाग्भट जी की जो ये अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय है, इसको अगर देखें तो ड्राई स्पेसिमेंस आपके सामने रखे हुए होते हैं, और उसको, उसमें से आपको शुक धान्य अलग से छांटने हैं, शिंबी धान्य अलग से छांटने हैं। उसमें सर्वश्रेष्ठ जो है वो पदार्थ को फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में गेहूं के बारे में पूछा ही जाता है, यव के बारे में पूछा ही जाता है। तो नंदीमुखी गोधूम जो है वो आपको जनरली पूछा नहीं जाएगा। तो इसलिए इसको छांटना भी कौन सा प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये भी कोई कठिन काम नहीं है। ठीक है, तो चलिए शिंबी धान्य वर्ग की ओर जाते हैं। तो शिंबी धान्य के बारे में शुरुआत करते हैं वो लिस्टिंग से। मुद्ग, आढ़की, मसूर आदि शिंबी धान्यम विबंधकृत। तो मूंग, आढ़की यानी जिसे मराठी में तूर कहते हैं, अरहर हिंदी में कहते हैं, मसूर इत्यादि जो है वो शिंबी धान्य है। और उनके गुणधर्म बताते हैं कि वह विबंधकृत